व्हाट इज फंडेड अकाउंट, पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, फंडेड अकाउंट ये होता है कि हमारे यहाँ अक्सर होता ये है कि किसी बंदे ने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखी है थोड़ी बहुत, कोई हो ना हो कहीं से ली है, तो वो कहता है जी मैं इनिशियली स्टार्ट करता हूँ 1 लाख रुपए से। आमतौर पे लोग ऐसे सोचते हैं, और आमतौर पे हमारे यहाँ लोगों के पास इतने ही पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए भी। तो वो कहते हैं चलो जी 1 लाख, लगभग मैंने अब एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि इतने लगा के देखते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या बनता है। तो वो अमाउंट पाकिस्तानी 300 साढ़े 300 डॉलर बनती है। तो मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि आपके पास $300 है, ठीक है, $300 हैं, और आप अपना उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अब होगा ये कि वो जो $300 है, मैं बल्कि यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, $300 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब वो जो फर्म है वो आपको ये कहेगी कि आप $300 से क्या कमाएंगे, क्या गंवाएंगे, ठीक है, क्या बचाएंगे। उससे बेहतर है कि ये $300 आप हमें दे दें और हमसे एक बड़ी इक्विटी ले लें, मतलब $50,000 का अकाउंट हमसे ले लें। अब वो होगा वो डेमो अकाउंट, ठीक है। 50,000 का अकाउंट ले लें, उस पर आपको चैलेंज एक पास करना होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपको गाड़ी चलानी आती है। आप किसी कंपनी से बात करते हैं कि जी मुझे ये लैंड क्रूजर दें, मैं इसको रेंट पे चलाऊंगा, ड्राइव मैं करूंगा, ठीक है। उसमें से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम आपस में तकसीम कर लेंगे। अब वो कंपनी आपसे ये कहती है कि ठीक है जी, आपका अच्छा ऑप्शन है, हम गाड़ी आपको देते हैं, लेकिन आप जरा हमें पहले टेस्ट दें, पहले आप हमें ड्राइविंग टेस्ट दें। अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी हुई, हमें आप पे एतबार आ गया, तो हम गाड़ी आपके हवाले कर देंगे। अब एक बंदा उनका साथ बैठ जाता है, वो आपको एक पुरानी गाड़ी दे देते हैं कि जी आप ये चला के दिखाएं, फलां जो रूट पे चला के दिखाएं, फिर फलां रूट पे दिखा के चला के दिखाएं, 2 3 जगह आपसे वो टेस्ट लेते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो गाड़ी आपको दे देते हैं कि अब आप इसको चलाएं, जो भी इससे इनकम होगी उसके प्रॉफिट का इतने परसेंट आप ले लें और इतने परसेंट हम ले लेते हैं। उसी मॉडल पे ये प्रॉप फंड्स काम करती हैं। आप इन्हें कहते हैं जी मुझे ट्रेडिंग आती है, वो आप कहते हैं ठीक है जी आप $300 फीस जमा करवाएं, सिक्योरिटी फीस है ये। तो हम आपको एक बड़ा अकाउंट देते हैं, उसको आप पास करके दिखाएं या इतने परसेंट प्रॉफिट करके दिखाएं। अगर आप पास हो गए तो ठीक है, हम आपको अकाउंट दे देंगे, रियल अकाउंट, उस पर जो भी प्रॉफिट परसेंटेज होगी उसको हम आपस में तकसीम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको ज़रा डिटेल से, ये चीज़ आगे मैंने बनाई हुई है, मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। ये देखिए जी, ये है आपका, मैंने पूरा मॉडल यहाँ पे एक बनाया है। आपके पास है $300, ठीक है जी। आपने वो $300 दे दिए कंपनी को। कोई भी प्रॉप फंड आपने, प्रॉप फर्म जो है आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कौन सी करनी है कि चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। $300 थे आपके पास, आपने वो दिए एक फर्म को, और उस फर्म ने आपको उसके बदले, $300 के बदले $50,000 का एक फंड दे दिया, जो कि डेमो फंड है, असल अकाउंट नहीं है, डेमो अकाउंट है। उसमें वो आपको देगा जी दो चैलेंज। चैलेंज का एक होगा फेज 1 और एक होगा फेज 2। फेज 1 में वो आपसे ये मांगेंगे कि हमने आपको 50%, $50,000 का अकाउंट दिया है, आप इसको 8% ग्रो करें। ये मैं आपको एक स्टैंडर्ड चीज बता रहा हूँ जो कि तकरीबन हर फर्म में एक ही जैसी है तकरीबन, ठीक है। वो आपसे ये कहते हैं कि जी आप 8% इसको ग्रो करें। 8% कैसे आप निकालेंगे? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8% का बटन क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू का बटन क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने 4,000 आ रहा है। यानी आपको $50,000 का अकाउंट मिला है, आपने उस पर 4,000 प्रॉफिट करके दिखाना है उनको, ठीक है। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है। अब आप ये देखें इसको इधर, कि मैं आपको ये कैलकुलेटर सामने करके, और मैं आपको इस पर समझा देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली परसेंटेज निकालनी आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बेसिक सी चीज़। 50,000, ठीक है जी, ज़रब करेंगे आप इसको, मल्टीप्लाइड बाई, ये ज़रब का है, मल्टीप्लाइड बाई 8, और परसेंट को क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू 4,000। $4,000 आपने इनको कमा के देने हैं। ये है आपका फेज 1, आपके चैलेंज का पहला पार्ट। ये आपने कर लिया, आपका अकाउंट पास हो गया, आपको फेज 1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा अप्रिसिएशन का, और आपका एक आधा काम आपका हो गया। अब आपको अगेन $50,000 का एक और फ्रेश अकाउंट मिलेगा, ठीक है जी। ये भी डेमो अकाउंट होगा। फेज 1 और फेज 2 दोनों में डेमो अकाउंट्स मिलते हैं। अब इस डेमो अकाउंट में वो कहते हैं कि मुमकिन है आपका यहाँ पे तुक्का लग गया हो, 8% आपने शायद तुक्के से पास कर लिया है। आप इस तरह करें कि चले हमारी तसल्ली के लिए 5% और ग्रो करें। 5% का क्या मतलब हुआ? 50,000 का 5% आप निकालेंगे तो वो $2,500 निकलेगा। आप दोबारा, मैं आपको यहाँ पे दिखाया था ताकि ये मसला आपका हल हो जाए। 25, सॉरी, 50,000, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5%, इज इक्वल टू $2,500 आपने इस पे बनाने हैं। यानी यहाँ पे आपने इसको टोटल करना है 50,000 से 54,000 पे, और यहाँ पे आपने इसको 50,000 से लेके जाना है 52,500 पे। आपने दोनों फेज पास कर लिए। ये 50,000 का रियल अकाउंट आपका हो जाएगा। अब आप इसको विड्रॉ तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अकाउंट आपको दिया, आप कहें जी मुझे मिनी काम करना, 50,000 मुझे दे दो, इस तरह तो नहीं होगा, जाहिर है। लेकिन ये ट्रेडेबल है।
इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आप 50,000 का आपका रियल अकाउंट आपको मिल गया। इसमें आप जो भी कमाएंगे एक महीने के बाद, ठीक है, फौरन से ऐसे नहीं है कि आपने आज कमाया आज ही आप कहीं विड्रॉल दे दो, ऐसे नहीं। कुछ कहते हैं जी, कुछ बाई वीकली होते हैं, 2 हफ्तों बाद, कुछ में 1 महीने बाद है। डिफरेंट इनकी टर्म्स होती हैं। आमतौर पे 1 महीना होता है कि 1 महीने में आप जो भी कमाएंगे उस पे, उस प्रॉफिट का 80% आपका होगा और 20% वो फर्म आपसे ले लेगी। ठीक है जी, आपकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है, आमतौर पे ऐसे ही होता है। मसलन आपने कमा लिया, मैं ज़्यादा नहीं, मैं मिसाल देने के लिए बताता हूँ कि 1,000 डॉलर आपने बचाए 1 महीने में। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि 80% जो है वो आपका होगा। 80% कितना बना, 800 डॉलर। ठीक है। और 20% जो है वो फर्म आपसे लेगी, उस फर्म का कितना बन गया, 200 डॉलर। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होगी। अगले महीने फिर काम शुरू होगा और फिर जो प्रॉफिट होगा उसकी फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब यहाँ तक ये इसका मॉडल है काम करने का। ये तस्वीर का एक रुख है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये है जी कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, अब इसकी फीस थी 300 डॉलर, वो आपने इसको पे कर दिए। अगर आपने ये फेज 1 और फेज 2 पास कर लिया है, तो कुछ फर्म्स ऐसी भी हैं जो आपको 300 डॉलर की फीस रिफंडेबल होती है, आपको वापस कर देंगे। हाँ, अगर आप फेल हो गए तो फिर ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। अब आप फेल कैसे होते हैं, अब हम उस तरफ आ जाते हैं। उसके लिए देखें जी, ये शराइत है इनकी। एक होता है डेली ड्रॉडाउन। डेली ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है कि एक दिन में मैक्सिमम आप कितना लॉस कर सकते हैं। वो है जी आमतौर पे 5% होता है, 5%। इसका 50,000 का। कि अगर आपके पास अकाउंट में 50,000 डॉलर थे, आपने अकाउंट स्टार्ट किया आज, और आपने अगर उसका 5% उड़ा दिया, 5% बन रहा है इसका 2500 डॉलर। एक दिन में 5% उड़ा दिया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है जी। कुछ लोग ये समझते हैं कि 5% तक इजाजत है, 5% तक इजाजत नहीं है। जैसे ही 5% टच करेगा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप कितना नुकसान कर सकते हैं, 2499 इतना कर सकते हैं। जैसे ही, क्योंकि इसके 5% के अंदर अंदर रहना है, जैसे ही 5% कंप्लीट होगा अकाउंट बंद हो जाएगा। अच्छा, ओवरऑल ड्रॉडाउन ये होता है कि आपने एक दिन में तो इतना उड़ा सकते हैं आप, 2499, ठीक है। लेकिन ओवरऑल का मतलब यह है कि आपने 10 दिन में, 20 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, कभी भी किसी भी वक्त अगर आपने 5,000 डॉलर का नुकसान कर दिया, इस 5,000 में से, 50,000 में से 5,000 डॉलर का यानी 10% का लॉस हो गया किसी भी वक्त, आपका अकाउंट उसी वक्त बंद हो जाएगा। समझ आ गई जी। ये है एक दिन की लिमिट, वो है 2500 डॉलर। 2500 को हिट किया आपका अकाउंट बंद। ये एक दिन की लिमिट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट है। ओवरऑल से मुराद ये है कि ये महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, या पहले दिन ही हो जाए। ठीक है, जब भी आपका 10% लॉस हुआ अकाउंट बंद हो जाएगा। अब देखें, इसमें एक एक इल्यूजन है, एक चीज आपको इसमें बताने वाली है। अब देखने में ये अकाउंट 50,000 डॉलर का है, और आपने उससे ग्रो कितना करना है, 8%, जो कि बनता है 4,000। अब यहाँ पे बात आसान लग रही है कि जी 50,000 डॉलर का अकाउंट है, उससे 4,000 ग्रो करना कौन सा मुश्किल काम है। ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ आते हैं, इधर अगर आप गौर करें तो एक इल्यूजन है इधर। ठीक है। एक एक मिस्ट्री है, समझ लें, वो ये है कि ये 5,000 या 2500, एक दिन में आप 2500 से ऊपर लॉस नहीं कर सकते, ओवरऑल आप 5,000 से ऊपर लॉस नहीं कर सकते। तो मतलब क्या है कि ये देखें ना, मैं आपको दूं 1 लाख रुपया, और मैं आपको 1 लाख पकड़ा के मैं आपको ये कहूं कि जी आप इसमें से 5,000 रुपये इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी को आप छेड़ नहीं सकते। अगर आपने छठा हजार छेड़ा तो मैं सारे पैसे वापस ले लूंगा। उसका मतलब क्या है, मैं आपको कितने देर, आपके काम के तो 5,000 ही है ना। ठीक है, बाकी तो मैंने इजाजत ही नहीं दी आपको छेड़ने की। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे आपको इक्विटी बेसिकली 5,000 की मिल रही है ओवरऑल। इस 5,000 से आपने ग्रो कितना करना है, 4,000। ये कितना बन रहा है, ये जब आप इसको निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका आपको बता देता हूँ। 4,000 डिवाइडेड बाई 5,000, मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दें। ठीक है, तो ये बनेगा 80%। 80 इसका आंसर आएगा। 80% ग्रो करना है अपने अकाउंट। आपको 5,000 मिल रहा है असल में, जिससे आपने 4,000 ग्रो करके देना है। क्योंकि 5,000 से ऊपर तो अगर आपका लॉस हो गया तो फिर तो आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा। लेकिन रियल अकाउंट में ये काम नहीं होता। रियल अकाउंट में अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5,000 डॉलर का अकाउंट है, ठीक है, या चलें हम इसको कम कर लेते हैं, 1,000 डॉलर का अकाउंट है, 1,000 डॉलर का अकाउंट है। तो अब इसका आपने पहले दिन लॉस कर दिया 10%, यानी 100 डॉलर उड़ा दिए पहले दिन ही। ये जो इन्होंने ओवरऑल लिमिट लिखी हुई है, आपने पहले दिन 100 डॉलर उड़ा दिए, तो बाकी 900 तो आपके पास है ना। ठीक है, आप इससे दोबारा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने 50% उड़ा दिया, 500 डॉलर भी उड़ा दिए, तो फिर भी बाकी 500 तो आपके पास है, आप इससे दोबारा ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। अव्वल तो ट्रेडर इतना बड़ा लॉस नहीं करेगा, लेकिन चलें अच्छा ट्रेडर है, उससे लॉस हो भी गया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर भी चांस है कि वो 500 से दोबारा वापस उठ सकता है। रियल अकाउंट में ये तरीका होता है ना। आपके पास 200 भी रह गए एंड पे,
तो 200 से भी चांस है कि आप दोबारा अकाउंट को ग्रो करके वापस ले आ सकते हैं, और ये होता है, अक्सर लोग कर लेते हैं। तो इस ये चीज़ है जी रियल में। अब डेमो में क्या मसला बन रहा है इसमें, सॉरी फंडेड में मसला ये बनता है कि आपको लिमिट मिल रही है 5,000 की, इससे आपने ग्रो करना है 4,000, तो ये बनती है 80% ग्रोथ। देखने में कितनी बताई जा रही है यहाँ पे कि जी आपने सिर्फ 8% ग्रो करना है, ये 8% नहीं है, बेसिकली ये 80% है, क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी ये है सर। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे अकाउंट बंद हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये समझ लें अच्छे तरीके से कि ये अकाउंट बताया 50,000 का जा रहा है, लेकिन है ये 5,000 का। ठीक है, रियलिटी में 5,000 का ही होता है। अच्छा जी, अब ये तो इसकी हो गई, ये इसका स्ट्रक्चर है फंडेड। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं फंडेड अकाउंट खरीदूं ही क्यों? मुझे क्या ज़रूरत है एक फंडेड अकाउंट खरीदने की? मैं क्यों ना अपना ही कैपिटल जमा करके अपने कैपिटल पर ट्रेड करूं? मैं क्यों किसी कंपनी के पास जाऊं अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने के लिए? मैं क्यों किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड हूं एक डेमो चैलेंज क्लियर करने के लिए? इसका जवाब मैं आपको आज बहुत सिंपल तरीके से देने वाला हूँ। मान लीजिए आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ट्रेड करने के लिए। अब आपने 50,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की। एकदम सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बिगिनर होता है जो शुरुआत करता है उसको स्टार्टिंग में लॉस होता ही होता है, एंड बहुत हाई चांसेस है कि जो बिगिनर शुरुआत कर भी रहा है उसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अगर आप एक बिगिनर जिसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, देयर इज अ वेरी हाई चांस आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस आप पोजीशन साइज बड़ी यूज़ कर लोगे, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप ऐसी चीज़ें कर बैठोगे जिसकी वजह से आपका एक सिग्निफिकेंट लॉस हो जाएगा। अब इमेजिन करते हैं कि आपने 50,000 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की और आपका 50% का लॉस हो जाता है। आप 50% का लॉस, इसका मतलब ये है कि आपका 25,000 रुपये का लॉस हुआ है। एंड एक सच स्टोरी है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी बिकॉज एग्जैक्टली 4 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था। जब मेरी मम्मी ने मुझे 50,000 रुपये का ट्रेडिंग कैपिटल दिया था ट्रेड करने के लिए, मैंने 50% का लॉस कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। तो ये मेरे साथ खुद हुआ है एंड आई कैन टेल यू दैट बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं उनके साथ ये हो सकता है इफ दे आर कंप्लीट बिगिनर्स। अब इमेजिन कीजिए 50,000 रुपये है आपके पास और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस 50,000 रुपीज, इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग दिस 50,000 रुपीज इनटू अ ब्रोकर, आपने इस 50,000 रुपये के 10 फंडेड अकाउंट्स खरीद लिए 5,000 रुपये के। अब आपके पास है 10 अकाउंट्स। तो नॉर्मली इस 5,000 रुपये में आप 10,000 डॉलर के फंडेड अकाउंट्स खरीद पाओगे। $10,000 एनीवेयर अराउंड 8.5 लाख रुपीस। अब आप इमेजिन कीजिए एक तरफ ट्रेडर ए है जो 50,000 रुपये के रियल कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, एक तरफ ट्रेडर बी है जो दोनों कंप्लीट बिगिनर है। एक तरफ ट्रेडर बी है जो ट्रेडर बी ने अपने 50,000 रुपये को 5,000 रुपये के पार्ट्स में डिवाइड किया और 10 फंडेड अकाउंट ले लिए। अब ट्रेडर बी को कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्किल प्रूव करनी है। ट्रेडर ए के पास कोई टारगेट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गाइड नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ट्रेडर ए के पास एबिलिटी है, फ्रीडम है कि वो कितना भी रिस्क कर ले, कुछ भी कर ले, उसे कोई रोकने नहीं वाला है। एंड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आपके आसपास अगर आप देखोगे तो लोगों को ट्रेडिंग समझ में ही नहीं आती है। अगर आप अपनी मॉम डैड को जाके बोलोगे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। दे हैव नो आइडिया बिकॉज उनको ट्रेडिंग के बारे में पता ही नहीं है। सो स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है एक गाइडलाइन की, आपको बहुत सख्त ज़रूरत है रिस्ट्रिक्शंस की। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस बुरी चीज़ होती है। इनफैक्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू यू एज अ ट्रेडर बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन सेज a restricted trader is a profitable trader because सबसे पहली चीज, again I'm repeating myself, restricted trader is a profitable trader. ट्रेडर बी के पास restrictions है, उसके पास गोल है, उसे पता है exactly उसे किधर जाना है। ट्रेडर ए जो है जो 50,000 से शुरू कर रहा है, उसके पास ना तो गोल है ना कोई गाइडेंस है। ट्रेडर ए यही सोच रहा है कि 50,000 रुपये से मैं 5 लाख रुपए कमा लूंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, मुझे तो करोड़ों रुपए कमाने हैं। एक दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता है ट्रेडिंग से, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। अब मान लीजिए ट्रेडर बी ने अपने पूरे के पूरे 10 फंडेड अकाउंट ब्लो कर दिए, वर्स्ट केस सिनेरियो, फिर भी ट्रेडर बी जो है ही विल लीव द मार्केट मोर एक्सपीरियंस्ड। उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा बिकॉज उसने ज़्यादा ट्रेड्स लिए, ज़्यादा लेसन सीखे हैं, ज़्यादा अकाउंट्स ट्रेड किए, राइट। एंड ज़्यादा अकाउंट्स ट्रेड करने के बाद उससे लेसन्स भी ज़्यादा मिलेंगे एंड ट्रेडर बी जो है उसके चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल विल बी मच हायर। बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर आपने 3 से 4 अकाउंट लगातार ब्लो कर दिए, आपको एक ना एक झटका ऐसा लगेगा कि आप ये सोचोगे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, एंड दैट इज वेयर यू विल टेक अ लिटिल ब्रेक एंड यू विल थिंक कि व्हाट कैन आई डू राइट, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। बट ट्रेडर ए जिसने सिर्फ 2 ट्रेड्स में ही अपने पूरे कैपिटल को ब्लो कर दिया, उसे अभी तक ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो यही सोचेगा कि मैं और पैसे जमा करूंगा और रिस्क लूंगा
कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा। अब हम लोग हाउ टू चूज बेस्ट प्रॉप फर्म, अब इसका तरीकाकार जो मैंने रखा हुआ है वो ये है कि आप ट्रस्ट पायलट पे आएं। ट्रस्ट पायलट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स और वेबसाइट्स के बारे में आपको यहाँ से रिव्यूज मिल सकते हैं, उनकी रेटिंग्स मिल सकती हैं। तो मेरा तरीकाकार ये है, मैंने जो इसमें अपना रोल रखा हुआ है वो ये है कि दो चीज़ें मुझे देखनी है। पहली चीज़ ये देखनी होती है कि आपके पास जिस भी आप प्लेटफॉर्म को चेक कर रहे हैं तो उसके मिनिमम 10,000 रिव्यूज यहाँ पे होने चाहिए, यानी 8-10 हज़ार लोगों ने उसको रिव्यू किया हो, उसके बारे में कोई राय लिखी हो। ठीक है, पहली चीज तो ये, ताकि जाहिर है कि एक अच्छी एक यानी एक अच्छा नंबर है ना कि काफी लोगों ने इसके बारे में रिव्यू दिया है, तो उनका रिव्यू फिर जाहिर है वो मैटर करेगा। नंबर टू, दूसरी चीज मैं ये देखता हूँ कि जो रिव्यूज उन्होंने दिए हैं अब इसमें रेटिंग्स होती हैं 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक आप इस पे रेटिंग कर सकते हैं। तो 1 का मतलब है कि बहुत बुरी और 5 का मतलब है बहुत अच्छी। तो मैं ये देखता हूँ कि जो इतने रिव्यूज आए हैं, इन रिव्यूज का जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केट पे, इनकी रेटिंग्स पे, वो 4.5 से ऊपर होना चाहिए। 4.5 हो या इससे ऊपर हो, ठीक है, दोनों चलेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसी रूल के मुताबिक, ये मैंने खुद ही रूल डिजाइन किया हुआ है या ये मेरा तरीकाकार है, आप किसी और तरीके से देखना चाहें वो भी ठीक है, वो भी वैलिड होगा। अच्छा जी, अब हम यूं करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी, पहले कौन सी है, फंडेड नेक्स्ट ही है हमारे पास। फंडेड नेक्स्ट, फंडेड नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फंडेड नेक्स्ट के 22,000 रिव्यूज हैं। तो ठीक है, 10,000 से ज्यादा है, कम से कम 10,000 तो होने चाहिए। और इसकी जो रेटिंग आ रही है वो 4.5 आ रही है और ग्रीन शो हो रही है। तो ये ट्रस्टेबल है, इस पे आप इसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, ग्रीन में भी देखें दो कलर्स आ रहे हैं, एक ये शेड आ रहा है और एक ये 4.2 वाली का आ रहा है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बहरहाल आप कलर अगर भूल भी जाएं तो आपको 4.5 नंबर याद रखना है। नीचे आप देखें लिखा हुआ है ट्रस्ट स्कोर 4.5 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 4.5 नंबर लोगों ने इसको दिए हैं ऑन एन एवरेज। अब हम देखते हैं कोई और यहाँ पे फॉर्म लगाते हैं, फंडेड ही लिखा रहने देते हैं। तो और है जी द फंडेड ट्रेडर, ठीक है, TFT। इसके बारे में देखें रिव्यूज, एक तो इसके 20,000 रिव्यूज हैं, वो नंबर तो पूरा है, लेकिन यहाँ पे रेटिंग्स अच्छी नहीं है, 3.3 आ रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छी रेटिंग्स नहीं है, इसके साथ हम काम नहीं करेंगे। एक गलती लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो साइन अप कर रहे होते हैं तो अपना एड्रेस गलत डालते हैं, अपना पूरा नाम नहीं डालते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, जैसा आपका नाम आधार कार्ड पर है, जैसा आपका एड्रेस आधार कार्ड पर है, जैसा पासपोर्ट में है, एग्जैक्टली आपको वैसे ही यहाँ पर डालना है। बिकॉज जब आप फंडेड अकाउंट क्लियर कर लोगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका KYC होगा, एंड उस KYC में अगर आपका एड्रेस या नाम मैच नहीं होता है तो आपका KYC रिजेक्ट हो जाएगा। Even if you clear your funded account, you will not be allowed to trade with real capital. इस गलती के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, and that is why exactly I'm now telling you कि make sure आपका एड्रेस, नाम और सारी चीज़ें exactly मैच कर रही है। The best way to pay is through crypto. क्रिप्टो से मैं हमेशा क्रिप्टो से पे करता हूँ, so थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्रिप्टो में कैसे डिपॉजिट करते हैं, पे करते हैं, ऑल दैट। अनलेस एंड अनटिल आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जो आपके नाम पे है, अगर वैसा है तो यू कैन गो एंड डू दैट, अदरवाइज गो विथ क्रिप्टो। क्रिप्टो में आपको सिलेक्ट करना है USDT, सो आप USDT TRC20 सिलेक्ट करोगे तो आपको चीपेस्ट ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट प्रोसेसिंग दिखाएगा, समथिंग लाइक दिस, एंड देन आफ्टर दैट अ QR कोड विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। सो एज यू कैन सी इट्स लोडिंग। ओके, सो नाउ यहाँ पे QR कोड आ चुका है, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये QR कोड को स्कैन करना है, या फिर यहाँ पे जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको कॉपी करके अपनी वॉलेट में पेस्ट करना है, क्रिप्टो वॉलेट में पेस्ट करना है, एंड देन आई हैव टू सेंड द एग्जैक्ट अमाउंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे 43.36 लिखा हुआ है एंड लोग एग्जैक्टली उतना भेज देते हैं एंड वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाती, बिकॉज प्लीज़ नोट, TRC20 से आप पैसे भेजोगे तो $1 कट के जाएगा। तो आपको यहाँ 43.36 लिखा तो आपको भेजना है 44.36, सो दैट वहाँ पे एग्जैक्ट 43.36 पहुँचेगा। जैसे ही ये हो जाएगा वैसे ही एग्जैक्टली आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा, एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑन दैट अकाउंट। आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑन दैट अकाउंट। Okay, now let's look at types of drawdown. तो mainly there are two types of drawdown. First is maximum drawdown या फिर maximum loss limit जिसको हम लोग बोलते हैं. So this is the drawdown, this is the amount, total amount या फिर like maximum amount that you can lose in the entire trading period. आप मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज़्यादा अमाउंट आप लॉस नहीं कर सकते उस ट्रेडिंग पीरियड में, उस चैलेंज में। एज पर एग्जाम्पल माईफोरेक्स फंड में आप देखिएगा तो 12% का है, फंडेड नेक्स्ट में 10% का है, FTMO में 10% का है। दोस आर कॉल्ड मैक्सिमम लॉस। तो मैक्सिमम
अमाउंट या फिर मैक्सिमम परसेंट आप लॉस नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते उस अकाउंट का। नेक्स्ट इज डेली ड्रॉडाउन, डेली लॉस लिमिट। तो डेली लॉस लिमिट में क्या होता है, आप एक दिन में उस पर्सन या फिर उस अमाउंट से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते एक दिन में। ना यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या रहता है बोलने से, बोलता है कि डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट हुआ तो आई एम आउट फॉर द डे, कल मैं फिर से ट्रेडिंग करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपने अगर डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट किया, लाइक वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने मैक्सिमम लॉस हिट किया कि नहीं किया, अगर आप डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट करता है तो यू आर आउट फॉर द एंटायर चैलेंज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। डेली लॉस लिमिट ही तो हिट हुआ है, मेरा मैक्सिमम लॉस तो ख़त्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होता है। आप डेली लॉस लिमिट हिट कर देगा तो यू हैव वायलेटेड द रूल, तो यू आर आउट ऑफ द चैलेंज। नाउ ड्रॉडाउन टाइप्स को समझने के लिए, किस तरह से वो लोग कैलकुलेट करता है उसको समझने के लिए, लेट मी टेल यू अबाउट द टर्म कॉल्ड स्टॉप आउट लेवल। तो स्टॉप आउट लेवल जो क्या होता है, दिस इज़ अ लेवल जहाँ पर एक तो लेवल है, या जो भी एक तो बैलेंस है या फिर अमाउंट है, उससे नीचे आपका इक्विटी या फिर बैलेंस नहीं जा सकता है। उससे नीचे चला गया तो यू आर आउट ऑफ द चैलेंज। तो उस लेवल को कहते हैं स्टॉप आउट लेवल। लेट मी शो यू द पिक्चर। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने माई फॉरेक्स फंड का $100,000 का अकाउंट लिया है तो मैक्सिमम लॉस इज 12%। तो $12,000 इज़ द मैक्सिमम लॉस दैट यू कैन डू। तो आपका स्टॉप आउट लेवल होगा 100K माइनस 12K, दैट इज़ 88K में आपका स्टॉप आउट लेवल होगा। तो दिस इज़ द स्टॉप आउट लेवल, यहाँ पर ड्राइंग किया हुआ है। तो दिस इज़ द स्टॉप आउट लेवल। यहाँ पर 12K का लॉस लिमिट यहाँ पर है, आपका इनिशियल बैलेंस यहाँ पर है। तो आप किसी भी समय पर, किसी भी टाइम पर आपका इक्विटी या फिर बैलेंस $88,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। कोई लोग बोलता है कि मेरा बैलेंस तो सर लाइक ऊपर ही है, लाइक स्टॉप आउट लेवल से ऊपर ही है, लेकिन मेरा इक्विटी थोड़ा नीचे चला गया है, बट मैंने उस पोजीशन को क्लोज नहीं किया है, बट स्टिल आई एम आउट ऑफ द मार्केट। क्योंकि आपका इक्विटी आपका चला ही गया। इक्विटी जाओ चाहे बैलेंस जाओ, आप स्टॉप आउट लेवल से नीचे नहीं बेच सकते उसको, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। सो वेदर यू हैव क्लोज द पोजीशन, वेदर आपका वो प्रॉफिट या फिर लॉस जो रियलाइज हो या फिर अनरियलाइज हो, आपका जो भी बैलेंस या फिर इक्विटी यहाँ पर हिट हो जाएगा तो आप आउट ऑफ द चैलेंज। सो दैट इज़ द थिंग। स्टॉप आउट लेवल यहाँ पर आपका इक्विटी या फिर बैलेंस जो भी यहाँ पर जाकर टच होगा या फिर उससे नीचे जाएगा तो चैलेंज ख़त्म हो जाता है, लाइक यू वायलेट द रूल। Okay, so let's move on to the types of maximum loss. Now there are majorly two types of maximum loss. First is fixed static या फिर absolute drawdown भी बोलता है, fixed type of drawdown. यहाँ पर क्या होता है, आपका इनिशियल बैलेंस जो भी आपने अकाउंट लिया $100,000 का लिया पकड़ो, एंड 10% इज़ द मैक्सिमम लॉस है पकड़ो उस प्लेटफॉर्म पर। तो 10% इनिशियल बैलेंस से कैलकुलेट करेगा एंड स्टॉप आउट लेवल यहाँ पर 90K पर पहुँचता है। तो 90K पर ही आपका स्टॉप आउट लेवल फिक्स रहेगा, इट विल नॉट ट्रेल, यहीं पर फिक्स रहेगा। चाहे आप जितना भी प्रॉफिट बनाओ, जो भी जितना भी विड्रॉ करो प्रॉफिट बनाओ, तो आपका स्टॉप आउट लेवल यहीं पर ही रहेगा एंटायर ट्रेडिंग पीरियड। तो दैट टाइप ऑफ ड्रॉडाउन इज कॉल्ड फिक्स या फिर स्टैटिक या फिर एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन। And next type of drawdown is there, that is called trailing या फिर relative drawdown. Now यहाँ पर confuse होता है आदमी लोग बहुत। Now what happens here, यहाँ पर क्या होता है, आपका स्टॉप आउट लेवल मानिए यहाँ पर सबसे पहले 90K पे था, $100,000 का इनिशियल बैलेंस था आपका, तो 10% का मैक्सिमम लॉस लिमिट है, दैट इज़ रिलेटिव वे में कैलकुलेट होता है, वो बोल रहे हैं वो लोग। तो क्या होगा, आपने कुछ प्रॉफिट बनाया, मान लो 2K का प्रॉफिट बनाया, $2,000 का प्रॉफिट बनाया, तो आपका स्टॉप आउट लेवल भी यहाँ 90,000 से $2,000 ट्रेल होगा। तो आपका स्टॉप आउट लेवल, न्यू स्टॉप आउट लेवल आपका $92,000 पे पहुँच जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग हियर, दैट्स हाउ इट विल ट्रेल। एंड इन केस मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल आपका 100,000 का बैलेंस था एंड आपने कुछ लॉस किया, 98,000 है,
98,000 का आपने लॉस किया, तो 98,000 में आपका बैलेंस है नाउ, तो उसमें ये स्टॉप आउट लेवल जो पीछे नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा। जब जब आप प्रॉफिट बनाएगा वो आगे आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ अगेन ट्रेलिंग रिलेटिव ड्रॉडाउन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रॉडाउन which we can see in the prop firms. First is based on their calculation. First is amount based. अमाउंट बेस में कैलकुलेट होता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया आपको। 2K आपने प्रॉफिट बनाया तो 2K यहाँ से 2000 यहाँ से ट्रेल होगा। नेक्स्ट इज परसेंटेज बेस। परसेंटेज बेस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर आपने $2000 प्रॉफिट बनाया तो आपका बैलेंस हो गया 102,000, तो 102,000 में 10% वो लोग कैलकुलेट करेगा, तो कैलकुलेट करके वहाँ पर स्टॉप आउट लेवल रखेगा। So that's how they are calculated in a percent base में। फिक्स्ड ड्रॉ डाउन। अच्छा, $1,00,000 का भाई आपका अकाउंट है, 10% आपके पास ओवरऑल लिमिट है लॉस करने की। दैट मीन्स आप $90,000 का लॉस, $90,000 से नीचे आपकी इक्विटी नहीं जा सकती। आपने $5,000 का प्रॉफिट किया, $1,05,000 आपका टोटल अकाउंट हो गया। आपने $5,000 विड्रॉ कर लिया, पीछे आपके पास इनिशियल बैलेंस जो आपका ओरिजिनल था $1,00,000 वो पड़ा हुआ है, और आपके पास $90,000 तक की लिमिट है। आप $90,000 से नीचे अपनी इक्विटी को नहीं लेके जा सकते। $10,000 अभी भी आपके पास इस मॉडल के अंदर पड़ा है कि जिसके अंदर आप खेल के दोबारा प्रॉफिट बना के विड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए? सीधा सीधा फिक्स्ड ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होगा कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में पहली बात तो यह है कि वो अकाउंट के मॉडल्स और वो अकाउंट्स की कैटेगरीज, इन तीनों में से 1 स्टेप, 2 स्टेप, इंस्टेंट फंडिंग के जिनमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, उनमें ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट 10% नहीं होती, उनमें ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट 3% होगी, 5% होगी या 6% होगी। ठीक है, टाइट स्ट्रिक्ट होगा। अच्छा, अब 6%, दैट मीन्स क्या कि $1,00,000 का 6% क्या होता है आप बताओ? $6,000 होता है ना। अब ये $6,000 लिख के साइड पे रख लो आप। ठीक है, ये $6,000 उसकी लिमिट है, ये मैंने साइड पे लिख लिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे अब आपने $5,000 प्रॉफिट किया अच्छी ट्रेडिंग करने के बाद, आपका $1,00,000 का अकाउंट अब कितने का हो गया? $1,05,000 का अकाउंट। तो इस $1,05,000 के टोटल अकाउंट में से इनिशियल अकाउंट बैलेंस का 6% जो 6,000 बनता है वो आप माइनस करें तो ये 99,000। तो अब आपकी जो यहां पे ड्रॉ डाउन लिमिट है वो 99,000 है। दैट मीन्स कि जब आप वो अकाउंट के जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप ड्रॉ डाउन आपको मिल रहा है, वहां पे अगर आप $5,000 $1,00,000 के ट्रेड अकाउंट पे प्रॉफिट कर रहे हैं, तो जब आप विड्रॉ कर रहे हैं, पे आउट ले रहे हैं, तो पूरे का पूरा 5,000 ना लो, फिर आप उस 5,000 में से 2,500 ले लो। बफर रखना है आपने, बिकॉज ये ट्रेलिंग जो ड्रॉ डाउन है, जैसे जैसे प्रॉफिट आप बढ़ता जाएगा ये पीछे पीछे आता जाएगा। बात समझ आ गई? बहुत सारे परफॉर्म्स होता है जहां पे आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन नहीं होता है, वहां पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है या इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन होता है, एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ज्यादा डेंजरस है। तो चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो मान लीजिए आपके पास ना $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, एंड $10,000 के अकाउंट में आपका 2% प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 2% यानी कि 200 आपका प्रॉफिट चल रहा है। अभी आपने अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया, आपका ट्रेड चल रहा है। अभी मान लीजिए मार्केट एक लेवल तक गया है जहां पे आपका $200 प्रॉफिट चल रहा है। अगर उस लेवल से मार्केट अभी नीचे की तरफ रिवर्स करता है तो वहां से आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टैटिक ड्रॉडाउन वहां से स्टार्ट नहीं होता है। स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या होता है? आपने लॉस किया, लॉस को बुक किया, तब जाके स्टैटिक ड्रॉडाउन स्टार्ट होता है। लेकिन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में आपका ऑन गोइंग लाइव ट्रेडिंग से काउंट होता है, अगर आपका वो लॉसेस में जाता है तो। ठीक है, तो ये होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो यहाँ पे ना मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा ये जो बैलेंस है, ये जो तुम ऊपर देख रहे हो, ठीक है, 9,944, ये मेरा बैलेंस है। ठीक है, सो ये बैलेंस तभी काउंट किया जाएगा जब मैं इस पोजीशन को क्लोज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो बैलेंस है मेरा 9,944, और इक्विटी जो चल रहा है, जो फ्लोटिंग मेरा प्रॉफिट है वो चल रहा है 55। ठीक है, यहाँ पे 44, यहाँ पे 55। ठीक है, सो जब तक मैं इसे क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है, इसे मैं बुक नहीं करता हूँ, तब तक ये बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, सो ये चीज है। सो इक्विटी और बैलेंस का जो डिफरेंस है ये तुम एक बार समझ लो, उसके बाद आगे मैं सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि इक्विटी बेस्ड, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ये सब चीजें क्या होता है। ठीक है, सो बैलेंस, जब तुम एक ट्रेड को क्लोज कर देते हो, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो बैलेंस में काउंट होता है। ठीक है, नहीं तो मतलब वो जैसे ही ट्रेड यहाँ पे अभी जैसे कि $11 का प्रॉफिट चला है, $11-12 का, तो वो फ्लोटिंग PNL में आ रहा है। ठीक है, फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है, जो कि इक्विटी में काउंट किया जा रहा है।
ठीक है। तो ये चीज है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी और बैलेंस। बैलेंस तब है जब तुम क्लोज करोगे, इक्विटी वो है जो तुम क्लोज नहीं करते हो तब भी वो चलता रहता है। ठीक है। सो तो यहाँ पे देखिए मैंने फंडिंग पिप्स का अकाउंट ओपन करा है एंड फंडिंग पिप्स में आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन ही है, जो कि ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग सोच लेते कि यहाँ पे मेरा $200 की प्रॉफिट चल रहा है। अभी 200 से जब भी ना ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर रहा है नीचे की तरफ, मतलब लॉसेस में जा रहा है। अभी लॉसेस में जाते जाते फिलहाल मान लीजिए $70 का मेरा लॉस चल रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन काउंट होगा ना, ये शुरू से काउंट होगा जहां से रिवर्स किया। मतलब $200 जहां पे एक लेवल पे तो जाके वो $200 हुआ ना, तो वो $200 की लेवल से मार्केट जब नीचे की तरफ रिवर्स कर रहा है $200, उसके बाद 199, 198, 197, तो यहाँ से वो काउंट होना स्टार्ट हो जाता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ऐसे अगर एक परसेंटेज जाके वो हो जाता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो लाइव मार्केट में होता है, लाइव ट्रेड में होता है। अब ये स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या है? अभी मान लीजिए मैंने इस ट्रेड को बुक किया है, ठीक है, इस ट्रेड को बुक किया है, अभी जाके यहाँ पे शुरू होगा मेरा 1% लॉस हुआ है या 2% लॉस हुआ है, या 1% प्रॉफिट हुआ है या 2% प्रॉफिट हुआ है। तो स्टैटिक ड्रॉडाउन में प्रॉफिट या लॉस को बुक करने के बाद वो काउंट करा जाता है, तो ये होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन। एंड बाकी जो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है वो होता है क्या कि यहाँ पे जैसे कि देखिए मेरा यहाँ पे अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ ना, यहाँ पे मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक इक्विटी नजर आ रहा है, तो इक्विटी वाला जो बैलेंस है यहाँ पे देखिए अप डाउन कर रहा है। ठीक है, मार्केट के साथ साथ ये अप डाउन कर रहा है। अगर यहाँ पे मेरा माइनस हो जाता है, या जैसे कि 5% लॉस हुआ या 10% लॉस हुआ, तो यहाँ से वो काउंट करा जाएगा। यहाँ से अगर माइनस हो जाता है, मान लीजिए आपका 10% ड्रॉडाउन है, तो यहाँ से अगर वो माइनस हो जाता है 10%, तो यहाँ पे आपका ड्रॉडाउन हिट हो जाएगा, यानी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अभी बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन क्या है, वो सेम इसके अंदर आता है कि आपने अपने प्रॉफिट को बुक किया, यहाँ से अगर 5% कम हो जाता है या 10% कम हो जाता है, तो ये इस हिसाब से काउंट करा जाता है। ठीक है, बुक होने के बाद। बस इतने आप याद रखो, ये लाइव मार्केट में काउंट करा जाता है, एंड ये आपका लाइव मार्केट को बुक करने के बाद, प्रॉफिट या लॉस बुक करने के बाद ये काउंट करा जाता है। फोकस ऑन स्मार्ट ड्रॉडाउन। नाउ अब तुम लोगों को समझ तो आएगा कि मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स हैव ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, एंड जिसमें स्मार्ट ड्रॉडाउन है वो या तो बहुत एक्सपेंसिव है या वो तुम लोगों को समझ नहीं पड़ रही कि कैसे क्या है। ठीक है, बट स्मार्ट ड्रॉडाउन का मेन फायदा क्या है पता है, कि थोड़े लेवल तक ये ट्रेल करता है तुम लोग को, बट एट अ सर्टेन पॉइंट इट स्टॉप्स। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं फंडेड स्क्वाड का तुम्हें एग्जांपल लेता हूँ, उसमें तुम्हारा जो स्मार्ट ड्रॉडाउन है वो है फर्स्ट 6% का, बट वंस यू लॉक इन योर प्रॉफिट्स 5% तुमने बना लिए तो इट मूव्स अप टू 3%। ये मैं तुम लोगों को अपने आईपैड में अच्छे से समझा दूंगा, फरीडा की पाठशाला में तुम लोग को बहुत क्लियरली ग्राफ्स बना के मैं सिखा दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे स्मार्ट ड्रॉडाउन वर्क करता है। एक पॉइंट तक तुम्हारा ट्रेलिंग रहता है, बट वहां पे जाके फिर वो फिक्स हो जाता है, एंड देन एक तरीके से वो स्टैटिक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वंस इट लॉक्स इट डज नॉट मूव एनीमोर। तुम्हारा ड्रॉडाउन एक सर्टेन पॉइंट तक ही तुम्हारे पीछे आएगा और फिर रुक जाएगा वहीं पे। तो इसका फायदा क्या होता है पता है, यू कैन विदड्रॉ योर प्रॉफिट्स, मतलब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई मेरे को हर टाइम देखना पड़ रहा है मेरा पीछे ड्रॉडाउन कितना हो गया है। क्या हुआ कि अब उन्होंने प्रॉप फर्म ने क्या किया कि जो टोटल आपका प्रॉफिट टारगेट है कि जिसको अचीव करके आप चैलेंज को क्लियर करोगे, उन्होंने किसी एक दिन में उस टारगेट के 50% से ऊपर के पैसे बनाने पे आपको मना कर दिया, बिकॉज दे वांट टू सी कि क्या आप मुसलसल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बना के अपने टारगेट को आप पूरा करते हैं। और अगर इस रूल की डिप्लॉयमेंट ना हो तो लोग क्या करेंगे, लोग एक ही झटके के अंदर ज़्यादा रिस्क करेंगे, मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करेंगे और ठग करके वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब यहां पे फॉर्मूला इसका क्या है कि बेस्ट ट्रेडिंग डे डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। एक रियल टाइम, एक रियल एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां पे दी है, सो दैट जब कैलकुलेशन के साथ हम बात करते हैं ना तो ज़्यादा चीज़ बेहतर समझ आ जाती है। और इस कैलकुलेशन का लिटरली, ये मैं माउस का कर्सर इधर कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लो, सो दैट आप इन्हीं जगहों पे डे 1, डे 2, डे 3 में अपने जो प्रॉफिट्स आपके बने हुए हैं उनको ऐड पुट करके फॉर्मूला लगा के आपको पता लग जाएगा आप कंसिस्टेंसी स्कोर अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे। चैलेंज अकाउंट्स के अंदर 50% कंसिस्टेंसी स्कोर होता है, और फिर उसके बाद जब आप रियल अकाउंट पे जाते हो तो उसमें आपके पास 45, जैसे ये मेरा रियल अकाउंट आप यहाँ पे देख रहे हैं $100,000 का, इस पर ये देखिए 45% कंसिस्टेंसी स्कोर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जनाब डे 1 में लेट्स से आपका $100 का प्रॉफिट है। अब ये $100 का प्रॉफिट डे एंड पे है, डजंट मैटर। आप यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक दिन में 4 ट्रेड्स की, कुछ में लॉस हुआ, कुछ में आपको प्रॉफिट हुआ, और नेट आपका जो प्रॉफिट है वो $100 का है। डे 2 में $70 है, डे 3 $130 है, डे 4 $50 है, डे 5 $50 है। और ज़रूरी नहीं है कि ये 5 कंसेक्यूटिव डेज हो।
कि नहीं ऐसा नहीं है कि आज आपने 100 बनाया, कल आप 70 बनाया, परसों नहीं, बीच में लॉसेस भी तो होंगे ना, बीच में ऐसे दिन भी तो होंगे जब लूजिंग डेज होंगे। तो लूजिंग डेज को आपने निकाल देने हैं। लेट्स से आपने पिछले 1 महीने के अंदर या पिछले 10 दिन के अंदर सिर्फ जो प्रॉफिटेबल आपके 5 दिन है उनको आपने इकट्ठा करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, डे 1 में $100 है नेट, जितनी भी लूजिंग ट्रेड्स है उनको, उनके लॉसेस को प्रॉफिटेबल ट्रेड से निकाल के नेट $100, डे 2 70, डे 3 130, रैंडम फिगर्स आपके पास ऑब्वियसली आएंगी ना। तो अब इन 5 दिनों में आप देखें कि आपका बेस्ट ट्रेडिंग डे कौन सा है, वो 130 बनता है, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपने बनाया 130 बनाया, ठीक है। तो 130 आपका प्रॉफिट यहां पे आ गया, और ओवरऑल प्रॉफिट इन सारों को आप प्लस करेंगे तो $400 आ गया, ठीक है। तो करना सिंपल ये है कि आपने अपने बेस्ट ट्रेडिंग डे जो 130 है उसको डिवाइड कर देना है आपने 400 से, जो टोटल प्रॉफिट है, इसका परसेंटेज ले लें तो 32.5 कंसिस्टेंसी स्कोर आपका आ गया। ये अब आप क्वालिफाई कर गए, आप कंसिस्टेंसी स्कोर को बिल्कुल मीट कर रहे हैं, बात समझ रहे। तो ये मैं यहां पे नीचे मैंने लाइन लिखी है, और यही फॉर्मूला रियल अकाउंट जिससे आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं ना, सॉरी बार बार मैं उसे रियल कहता हूं, हालांकि वो भी स्टिमुलेटेड फंडेड अकाउंट होता है, लेकिन चूंकि उसे प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं इजीली कैटेगराइज करने के लिए, आई कॉल इट रियल। आई नो काफी लोग कमेंट में आगे कहेंगे भाई वो रियल नहीं होता, मुझे पता है रियल नहीं होता। तो मैंने ये नीचे लाइन लिखी है कि ये जरूरी होता है आपके उस रियल अकाउंट के ऊपर भी जहां से आप प्रॉफिट विड्रॉ कर सकें। तो ये 50 से नीचे होना चाहिए। अब लेट्स सपोज यहां पे आपने 1 दिन के अंदर प्रॉफिट बनाया, 2 दिन 3 दिन, इन सब को आपने इनमें से बेस्ट उठा लिया, बेस्ट उठा के आपने डिवाइड किया टोटल प्रॉफिट पे, और कंसिस्टेंसी स्कोर यहां पे लेट्स सपोज 60% आता है। तो अब आप क्वालिफाई नहीं करते, बिकॉज अब आपने क्या किया है कि टोटल प्रॉफिट टारगेट पिछले 5 दिन में या पिछले 10 दिन में टोटल जो आपका प्रॉफिट टारगेट था आपके 50,000 के अकाउंट का 10% जो कि $5,000 बनता है, आपने तो उसके आधे 50% $2,500 से ऊपर के पैसे बना लिए। यू नो व्हाट आई मीन? अब समझ आ रही है आपको? थोड़ा आसान कर दिया मैंने। तो क्या करना है आपने कि आपके जो भी प्रॉफिटेबल डेज हैं पिछले 4 दिन 5 दिन 10 दिन, आप उन डेज को इस तरह से यहां पे लिखें, उनके प्रॉफिट्स को लिखें, उनको टोटल करके टोटल अमाउंट लिखें, और उनमें से जो बेस्ट ट्रेडिंग डे है उसको डिवाइड करें, टोटल प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज ले। अगर तो परसेंटेज आपका 50% से नीचे आता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड, कंसिस्टेंसी स्कोर आप उसको आप कर रहे हो सही, और यू आर मीटिंग द कंसिस्टेंसी स्कोर। और अगर 50% से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स यहां पे अब आपको थोड़ा रीअरेंज करना है और आपको देखना है। इसका मतलब मैं अभी पे आउट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। मेरे 7 ट्रेडिंग डेज जो प्रॉफिटेबल थे वो तो कंप्लीट होगा, लेकिन मेरे को आगे और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी जब तक वो जो एवरेज है वो 15% से नीचे नहीं चले जाता। दिस इज कंसिस्टेंसी रूल। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास एक हाई विन रेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज हाई विन रेट जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल है। वाई इज इट क्रूशल, इसके ऊपर मैंने और डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। बट इन शॉर्ट, अगर आपका विन रेट हाई होता है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम हो जाता है, विच इज़ फाइन। बट अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हो जाता है, आपका विन रेट कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका चांसेस ऑफ ब्लोइंग अ प्रॉफर्म अकाउंट इज़ वेरी वेरी हाई। वाई इज दैट? क्योंकि एक प्रॉफर्म अकाउंट में एक लिमिटेड ड्रॉडाउन रूल होता है, जहां पे डेली ड्रॉडाउन मोस्टली 4 से 5% का होता है, एंड मैक्सिमम लॉस होता है 10 से 8% के आसपास। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका स्ट्रैटेजी है 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड उसका विन रेट है इज अबाउट 33%। दैट मीन्स 10 में से 3 ट्रेड्स जो है आप जीतोगे, और बाकी के 6 ट्रेड जो है आप हारने वाले हो। नाउ इमेजिन दैट यू आर रिस्किंग 2% पर ट्रेड, एंड नाउ यू आर श्योर दैट अगर आप 10 ट्रेड्स लेने वाले हो तो 10 में से 6 आप लूज करने वाले हो। बट अगर वो 6 बैक टू बैक लॉसेस हो जाते हैं, इट विल टेक यू ओनली 4 ट्रेड्स और 5 ट्रेड्स टू लूज योर एंटायर फंडेड अकाउंट विथ अ विनिंग स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई a strategy with a high risk to reward ratio is not made for funded accounts, and that is exactly why सबसे पहली चीज जो आपको बदलनी है वो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट ज्यादा हाई है, बिकॉज विन रेट हाई है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होगा, चलेगा। ऐसी स्ट्रैटेजीज का 80% का विन रेट है, दैट मीन्स 10 में से 2 ट्रेड्स आप लूज करने वाले हो। नाउ इवन इफ दोज 2 ट्रेड्स कम बैक टू बैक, दैट्स फाइन, यू आर नॉट लूजिंग योर अकाउंट अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर रहे हो, एंड इवन इफ यू टेकिंग द ट्रेड्स ऑन द सेम डे, यू जस्ट लूजिंग 4%, विच इज what is the daily drawdown limit, so you're still saving your account. So सबसे पहली चीज तो आपको ये इंप्लीमेंट करनी है कि अगर आपको फंड अकाउंट क्लियर करना है, डोंट एम फॉर अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एम फॉर अ स्मॉल वन विद अ हाई विन रेट। सबसे पहले आपको ये चीज चेक करनी है कि आपकी स्ट्रैटेजी में इज दिस अप्लाइड और दिस इज नॉट अप्लाइड। दिस इज वन ऑफ द major ways I made 22 lakh rupees from funded accounts. Coming to dollars, trust me,
जो कॉन्फिडेंस आपको एक क्लीन ब्रेक इवन फंडेड अकाउंट ट्रेड करने में आएगा, वो आपको एक नेगेटिव फंडेड अकाउंट ट्रेड करने में नहीं आएगा। तो जब भी आपका ड्रॉडाउन चल रहा है, जब भी आप लॉस में चल रहे हो, योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी टू गेट द बैलेंस बैक टू ब्रेक इवन। अगर मैं $99,000 पर भी हूँ, my goal will be to first make $1,000, even though I'm getting the best trade in the world. It doesn't matter. My goal will be to get the funded account back to $100,000, and then only I will take any other trade. Coming to, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब फंडेड अकाउंट मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपना फंडेड अकाउंट एक दिन में ही ब्लो कर देते हैं। आई हैव सीन पीपल हु हैव गॉटन फंडेड एंड सेम डे दे हैव ब्लोन द अकाउंट्स, सेम डे दे हैव लॉस्ट देयर फंडिंग। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि अब मेरे पास फंडिंग आ गई है, अब मैं यहाँ से इतना पे आउट लूँगा, उतना पे आउट लूँगा, एंड उसकी वजह से दे टेक ट्रेड्स आउट ऑफ देयर प्लान। एक मेंटालिटी होती है जिसकी वजह से लोग ये चीज़ कर पाते हैं। वो मेंटालिटी के बारे में आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ। हर एक इंसान जो परफॉर्म एवेल्यूएशन लेता है, मोस्ट ऑफ देम थिंक कि एक बार अकाउंट क्लियर हो गया ना तो मेरी लाइफ सेट है। दैट इज़ वॉट पीपल थिंक। और जब वो गलती से क्लियर हो जाता है, देन दे थिंक कि अब मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, एंड दैट इज़ वाई पीपल एंड अप ब्लोइंग देयर prop firm account. That is why they end up blowing their funded stage. तो funded stage को blow नहीं करो. For that you need to be consistent with your rules and with whatever you have been doing. तो जो चीज़ आपने prop firm account को clear करने के लिए की थी, वो सेम चीज़ आपको funded stage पे करना है. The only difference is यहाँ पे आपको कोई profit target नहीं है. And coming to point number 4, जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हो, जैसे ही यू आर ऑन अ फंडेड स्टेज एंड मान लीजिए ट्रेड आपके फेवर में जाता है, लेट्स से योर टारगेट वाज 1% और 2%, आपको अगर 2% का टारगेट मिल जाता है, आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है उधर के उधर ही। राइट नाउ ऐसा स्पीक मेरा $3,000 का पे आउट सिक्योर्ड है। ये पे आउट को मैंने सिक्योर किया था ऑलमोस्ट 14 दिन पहले, एंड इन 2 days आई विल बी गेटिंग दैट पे आउट। तब से मैंने उस अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाया। द मोमेंट आई सिक्योर अ पे आउट, उस अकाउंट को मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज उस अकाउंट पे ट्रेड करने का मतलब ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी पैसा आने वाला है, आप उसको भी रिस्क कर रहे हो। सो दैट इज़ द मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल अगेन डू। पे आउट मिल भी जाता है, सिक्योर भी हो जाता है, बट उसके बाद और ओवर ट्रेडिंग करके ये सोचते हैं कि बड़ा पे आउट मिल जाएगा, और जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिल पाता है। एज ऑफ नाउ, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसके पास फंडिंग है बट आपने कभी एक पे आउट नहीं देखा है लाइफ में, योर प्रायोरिटी शुड नॉट बी टू गेट अ बिग पे आउट, योर प्रायोरिटी शुड बी कि कुछ तो पैसा आ जाए मेरे बैंक में। सो डोंट बी ग्रीडी एंड डोंट थिंक कि मेरा $5-10 हज़ार का पे आउट आएगा। फर्स्ट बिकम कंसिस्टेंट। जब मैंने परफॉर्म ट्राई करना शुरू किया, माई गोल वॉज नेवर टू गेट अ बिग $10,000 to $15,000 पे आउट। माई गोल वॉज टू गेट $1,000 to $2,000 के पे आउट्स, बट कंसिस्टेंटली, एंड दैट इज़ वाई मेरे जो $13,000 पे आउट्स में है वो 10 पे आउट्स में डिवाइडेड है। बिकॉज a consistent trader who can do this over a period of time can do the same thing on a 100K, 200K और $1 million account. बट एक इंसान जिसने एक बार 100K की फंडिंग ले ली और उसमें एक बार $10,000 का पे आउट मार लिया, there is no guarantee whether that person can repeat that or not. And that is why my goal was to first build consistency with prop firm and then look for a big payout. And that is exactly what I will be doing. Coming to the last and the most important point, which is जैसे ही आपका पे आउट सिक्योर होगा एंड आप अपना अकाउंट ट्रेड करना बंद करोगे, वट एवर अमाउंट यू आर गोइंग टू मेक, ऑलवेज यूज 50% ऑफ दैट टू बाय अ फ्रेश इवैल्यूएशन चैलेंज। बिकॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आप फंडेड स्टेज में हो, आपका पे आउट सिक्योर हो गया है, आपको बट ट्रेड मिल रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है यार ये ट्रेड मिस हो जाएगा, मेरा और पे आउट बड़ा हो जाएगा। वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको immediately the moment you secure a payout you need to buy a fresh evaluation challenge, and best case scenario अगर ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है, you have another 100K in funding, you have another account which is funded, now you have 2 accounts which are funded, so now you don't need to worry about it, right? So second account में अगर आपका पे आउट सिक्योर होता है, then first account में आपको ट्रेड करना है, first में सिक्योर होता है तो second में करना है, and similarly जैसे जैसे पे आउट सिक्योर होते जाते हैं वैसे वैसे you need to keep buying more accounts, and this is how you will build your prop firm empire, जहाँ से consistently एक टाइम आएगा कि हर वीक आपको हर एक अकाउंट से पे आउट्स आते रहेंगे, एंड दिस इज द पावर ऑफ हैविंग मल्टीपल प्रॉप फर्म अकाउंट्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। जब बात होता है क्रिप्टो पे आउट का, जब बात होता है, आई विल कम बैक टू दिस पेज अगेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू आउट हियर, व्हाई इट इज आल्सो देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम टेलिंग दिस। नाउ क्रिप्टो पे आउट का जब बात आता है तो ऑलवेज यहाँ पर 3 तरह का वॉलेट आपको देखने को मिल जाएगा।
पहला है सेंट्रलाइज वॉलेट, जहाँ पर आपका KYC करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको लाइक सेंट्रलाइज एक टू मतलब रजिस्टर्ड वाला होता है, लाइक कम्प्लीटली लाइक सेंट्रल का कंट्रोल रहता है यहाँ पर, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस या फिर WazirX ये सब देखिएगा तो लाइक दे आर सेंट्रलाइज, यहाँ पर आपको KYC सब कुछ करना पड़ेगा, आपका KYC करना पड़ेगा। एंड डिसेंट्रलाइज यहाँ पर ये है कि लाइक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, ये कम्प्लीटली लाइक इसमें लाइक कोई मतलब सेंट्रल का कंट्रोल ये सब कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ पर कम्प्लीटली आप एक पिन बनाते हैं एंड वो पिन का पीछे आपका पूरा मतलब जो भी क्रिप्टो है वो छिपा रहता है नाउ, एंड उस क्रिप्टो को कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, वो पिन जानने वाला ही एक्सेस कर सकेगा एंड नो वन नोज दैट, ओनली यू विल नो दैट। सो दैट इज थिंग। डिसेंट्रलाइज में आपको कोई KYC नहीं करना रहता है, इनफैक्ट आपका फ़ोन नंबर भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्रिप्टो आप लेंगे तो लाइक किसी को पता भी नहीं लगने वाला कि आपने क्रिप्टो लिया है, आपका ये वॉलेट है। तो अनलेस लाइक यू डू सम कनेक्शन एंड ऑल, ऑब्वियसली ट्रेसिंग का मेथड है यहाँ पर ना। ऑफलाइन वॉलेट भी यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी KYC ये सब ऐसा कुछ नहीं लगता है, एक तो पेन ड्राइव की तरह होता है या फिर एक तो हार्ड डिस्क की तरह होता है जहाँ पर आप क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो किसी ब्रोकर में भी कर रहे हो, या अगर आप प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो भी आप किसी प्रॉप फर्म में कर रहे हो। तो सबसे मेन चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो होती है क्रिप्टो, है ना। आपको पता है आप INR में तो ट्रेडिंग कर नहीं सकते, राइट, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो। और अगर प्रॉप फर्म में भी कर रहे हो तो आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बट आजकल UPI से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, सो आई रिकमेंड कि आप क्रिप्टो लो। तो अब देखो क्रिप्टो आप बाय कैसे कर सकते हो, है ना। सबसे मेन चीज़ है जो P2P हमारे पास रास्ता है ना बाय करने का, और तो कुछ है नहीं, है ना। तो P2P आप बाइनेंस से कर सकते हो, है ना, जो हमारा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और मैं इससे अच्छे से मतलब पूरा ट्रस्टेड है बाइनेंस, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे एक्सचेंज आप किसी से भी कर सकते हो, CoinDCX XYZ है ना, ये वो मेरे को ज़्यादा के नाम नहीं पता है, बट मेनली मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ ना। सो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई भी इशू नहीं आया। अब देखो जितने भी लोग आपको बोलते हैं कि क्रिप्टो बाय करने के टाइम भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तो भाई वो सबके सब पागल हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। कभी भी अगर आप क्रिप्टो बाय कर रहे हो तो आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो ही नहीं सकता, ठीक है। बैंक अकाउंट हमेशा फ्रीज होता है जब आप क्रिप्टो सेल करते हो, ठीक है। अभी देखो मान लो आपने बाय करनी है क्रिप्टो, तो आप कहीं से भी बाय करो, बाइनेंस से, CoinDCX से, कोई भी मतलब हमारा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजर है उससे आप क्रिप्टो बाय कर लो। मान लो आपने जो भी रेट में करे 1992 में इजीली बाय कर सकते हो। अब देखो बैंक अकाउंट फ्रीज होता क्यों नहीं इस टाइम पे, है ना, और सेलिंग के टाइम पे क्यों होता है, मैं आपको पहले ये चीज़ समझाता हूँ। क्योंकि देखो मान लो मेरे को क्रिप्टो बाय करने है ना, मैं अपने इंडियन बैंक से किसी और इंडियन बैंक को पेमेंट दे रहा हूँ, है ना, P2P कर रहा हूँ मैं, और मेरी जो पेमेंट है वो एज ए ऑल नो कि सेफ़ है ना, मेरी कोई गलत पेमेंट नहीं है, तो मैं सही पेमेंट से अपने उस बंदे को भेज रहा हूँ, तो कोई भी इशू आ ही नहीं सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज होता ही नहीं है। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होता कब है, जब मान लो मेरे बैंक अकाउंट में कोई पेमेंट आई, मान लो 5,000 रुपये भी आए, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं कर रहा, 5-10 हज़ार रुपये आए, है ना, और गवर्नमेंट को सस्पिशियस लगी कि मान लो वो किसी गलत अकाउंट से आई है, मान लो वो हवाला के कोई सिस्टम से आई है या टेररिस्ट के कोई सिस्टम से आई है, मतलब है ना, मान लो टेररिस्ट फंडिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर क्रिप्टो की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में होती है, जितने भी टेररिस्ट होते हैं या हवाला की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर क्रिप्टो में होती है ना। तो जब आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हो तो दिक्कत है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो भाई कैसे फ्रीज हो सकता है। मेरे को एक चीज़ बताओ, लोग बोलते हैं मतलब P2P जब आप बाय कर रहे हो क्रिप्टो तो भी दिक्कत है, भाई आपके पास तो क्रिप्टो आ रहा है, गवर्नमेंट को क्रिप्टो से कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट को उन्होंने बोल रखा है कि टैक्स भरना है बस, है ना, क्रिप्टो पे वो वैसे कोई ट्रैक कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से। अब देखो सबसे मेन चीज़, बाय करते टाइम किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही नहीं सकता, सेलिंग करते टाइम जैसे मैंने आपको बताया यही मेन इश्यूज होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम टैक्स की बात करेंगे कि भाई टैक्स का क्या सिस्टम है। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आई यूज़ ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले बाइनेंस था जो वो पैन कार्ड वगैरह नहीं लेता था, वो FIO रजिस्टर्ड नहीं था, आपको पता होगा बाइनेंस अभी कुछ टाइम पहले FIO रजिस्टर्ड हो गया। जैसे उसने पैन कार्ड लेने लगा तो मेरे को पता लगा भाई सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक हो रही है, मैं बाइनेंस में कोई भी पैसा अपना डलवाता ही नहीं हूँ, ठीक है, और ना ही कोई बाकी एक्सचेंज में, मैं ट्रस्ट वॉलेट में अपना लेता हूँ पैसा, सारा डिसेंट्रलाइज्ड है। और गाइज आपको एक भी पागलपंती नहीं करनी है। मान लो ट्रस्ट वॉलेट है मेरा, मैं ट्रस्ट वॉलेट का पैसा कभी भी बाइनेंस में नहीं डालूंगा, गलती से भी $1-2 भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है भाई मैं ट्रस्ट वॉलेट का बाइनेंस में डालूंगा, बाइनेंस पैन कार्ड से लिंक्ड है ना मेरे, और वो गवर्नमेंट सारी चीज़ें ट्रैक करे, सेंट्रलाइज्ड है, तो भाई उनको पता लग जाएगा कि ये पैसा ट्रस्ट वॉलेट से है, ये ट्रस्ट वॉलेट इसी बंदे का है, मेरी सारी ट्रस्ट वॉलेट की ट्रांजेक्शन भी मेरी वो देख लेंगे, है ना। तो ट्रस्ट वॉलेट को अपना एक ऐसा वॉलेट सा बना के रखो, जैसे मैंने आपको बताया हार्डवेयर वॉलेट्स भी होते हैं, मैं अभी के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मेरे ज़्यादा मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे टेंजम वॉलेट हो गया, लेजर वॉलेट हो गया ना, ऐसे मैंने 2-3 नाम सुने, मेरे दोस्त यूज़ करते हैं ज़्यादातर, थोड़े नॉन बंदे हैं। बट मैन वॉलेट से मान लो मेरे पास अब पैसा आ गया है ना,
और ये चीज़ का भाई आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कभी भी अपना जो सेफ वॉलेट है जिसको आप छुपा कर रख रहे हो गवर्नमेंट से, ट्रस्ट वॉलेट हो गया या फैंटम वॉलेट्स हो गए, जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट, कभी भी उसका पैसा अपने बाइनांस में ना लो। और कभी भी बाइनांस का वॉलेट जो क्रिप्टो बाइनांस से इसमें ना डालो, अपने क्या बोलते हैं इसको, ट्रस्ट वॉलेट में। और राइज का जो पैसा आ रहा है, राइज बहुत सारी प्रोफॉर्म राइज करती है, मैं तो राइज में लेता ही नहीं हूँ। अगर राइज का आ रहा है, क्योंकि कोई भी प्रोफॉर्म है जो सिर्फ राइज में लेते हैं, अगर राइज का आ रहा है तो राइज का भी ट्रस्ट वॉलेट में ना लो, क्योंकि राइज भी पैन कार्ड से लिंक्ड है। भाई थोड़ा दिमाग अपना भी आपको यूज़ करना है ना। हर बंदा मतलब आपको नहीं बताएगी ये चीज़, थोड़ी आपको खुद को भी सोचनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट के सामने चीज़ें हो रही है, मैं जितना चाहूँ गवर्नमेंट को क्यों बताना है आपको, जितना चाहो गवर्नमेंट से छुप के करना है हमको ये काम है ना, क्योंकि बचना है ना गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट को दिखाना है, दिखाओ 30% टैक्स भरो। मैं तो भाई आप अगर अच्छे बंदे हो, गुड बॉय बनना है तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स भरते रहो। भाई मैं गंदा बंदा हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स बिल्कुल भी नहीं भरूंगा, है ना। मेरे को पता है भाई इतनी मेहनत करके मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को 1 रुपया भी क्यों दूँ भाई, 30% को दूर की बात है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ डिफरेंट ब्रो, ये मैजिक प्ले करता हूँ मैं, ठीक है। जो भी मेरा पैसा आया मैं ट्रस्ट वॉलेट में सबसे पहले लेता हूँ, और उसके बाद मैं ट्रस्ट वॉलेट से उसको अपने किसी भी बंदे को देता हूँ, मेरे नोन बंदे हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं ना अच्छे अच्छे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं हिमाचल रहता हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जितने भी मेरे आसपास के बंदे हैं, हम मिलते हैं आपस में एक जगह पे, या कभी वो मेरे घर आते हैं मैं उनसे मिलता हूँ। एक ही बंदा है मेरा, उनको मैं अपना USDT सेल करवाता रहता हूँ, वो मेरे को कैश देते हैं। आई ओनली डील इन कैश, मैं उनको डायरेक्टली USDT दे रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट से, और मेरे को कैश ले रहा हूँ मैं। सो देखो गाइस, इस पूरे चीज़ में मेरे को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ रहा, क्योंकि मैं किस में डील कर रहा हूँ, कैश में। जितना ज़्यादा हो सकता है कैश में डील करूँ।